हमारी बदलती पृथ्वी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसका क्लास जो टेलीग्राम ग्रुप में लाइव पूरे डीपली पूर्वक होता है, और ये जो क्लास बनाई जा रही है सिर्फ एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बनाई जा रही है, ताकि इस वीडियो से आप लोग रिवीजन कर और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे पाए। वैसे लोग इस वीडियो को देखते होंगे जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा सीटेट ग्रुप के, उसको ज्वाइन कर लेना है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्लासेज मिल जाएगी। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही आप देखिएगा आपके बुक में स्थल मंडल से रिलेटेड एक पॉइंट दे दिया गया है, जो कि दिया गया है कि स्थल मंडल अपने प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए सारे जो आपका कंटिनेंट है वो अलग अलग प्लेट पे टिका हुआ है। बोला जाता है कि लगभग 7 बड़ा प्लेट है और 20 से 22 छोटा प्लेट होता है, ठीक है। और जितने भी आपका ये कंटिनेंट है अलग अलग प्लेटों पे डिपेंड रहता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं स्थल। स्थल का मतलब जो ज़मीन रहता है, स्थल मंडलीय प्लेट हो गया। फिर दिया गया है कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर लगभग मतलब वो घूमती है, खिसकती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे हम लोग बात की हैं प्लेट के बारे में, तो प्लेट हमेशा गति करते रहती है, यानी कि धीरे धीरे करके मूविंग करती है, मूव करती है, हम लोग को फील भी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। मतलब कहने का मतलब ये जो बोल रहा है, ये जैसे समझिए कि एक प्लेट हो गया, तो नीचे जो होता है ना, ये मैग्मा होता है, पानी के जैसा होता है, पानी के जैसा। मैग्मा का मतलब हो गया आग, एकदम पूरा पिघला हुआ आग के जैसा। तो जब पिघला हुआ कोई भी सामान होगा, उसके ऊपर अगर एक बर्तन भी आप रख देते हैं तो बताइए वो तो चलते रहता है। तो इसलिए इसी के वजह से, मैग्मा के वजह से ये गति करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा वृत्तीय रूप में, आपको इसको याद रखना है, वृत्तीय रूप में क्या करता है, घूमता है। बहुत सारे एग्जाम में दे देगा और आपको फंसा देगा। देन उसके बाद दिया गया कि प्लेट की इस गति के कारण, पृथ्वी के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। कहने का मतलब जो मैग्मा होता है वो तो सबसे पहले वो आपका पिघला हुआ रूप है, और वो जो गति करता है तो इसका गति ये ऐसे होता है, वृत्तीय रूप में होता है, ठीक है। ये वृत्तीय रूप में जो गति करते रहता है, और इसी के कारण क्या होता है, पृथ्वी पर जितने भी परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, सब इसका कारण यही होता है। देन उसके बाद दिया गया है कि पृथ्वी की गति को अनेक के बलों के आधार पर विभाजित किया गया है, जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती है। मतलब जो है, जैसे कि वो पृथ्वी के जो गति होता है तो किसी न किसी बल के कारण होता है, जो अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। देखिए ना क्या किया गया है, दिया गया है कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको बोलते हैं अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी कि ठीक है, अंतर्जनित होता है। या इंग्लिश में बोलिएगा तो एंडोजेनिक होता है, या बहिर्जनिक बोलिएगा तो एक्सोजेनिक होता है। अब हम लोग देखते हैं, जो आंतरिक भाग में घटित होता है उसको अंतर्जनित बोलते हैं, और जो बल जो होता है सतह पर उत्पन्न होता है, यानी कि बाहर में, उसको बहिर्जनिक बोलते हैं, यानी कि एक्सोजेनिक बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिया गया है कि अंतर्जनित फोर्स यानी कि बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। एकदम सही बात है, भूकंप आती है तो बहुत सारा चीज़ जो होता है ना, नुकसान हो जाता है। तो ये सब जो होता है ना, अंतर्जनित बल के कारण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भूकंप होता है,
ज्वालामुखी होता है, यह भूस्खलन वगैरह होता है, ये सब किसके वजह से होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अंतर्जनिक फोर्स के वजह से होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जैसे ये स्थल मंडलीय प्लेट के बारे में टोटल चीज़ देखें, उसी तरह एक और पॉइंट यहाँ से देखेंगे। मतलब अभी जो हम लोग प्लेट देखे स्थल मंडलीय प्लेट, ठीक है, तो उसमें मैं एक पॉइंट बताया था, उसको फिर से यहाँ से एक बार ऐड कर लीजिएगा। मैं बोला था भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार के प्लेट होती है। तो मैं बताया था कि 7 गो लगभग बड़ा होता है और 22 गो छोटा होता है। तो वही बोल रहा है जिन पर क्या महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। तो ये जो प्लेट होता है इसी पर महासागर और महाद्वीप टिका हुआ होता है। ठीक है, इस चीज़ को ऐड कर दीजिएगा। फिर से एक बार लाइन यहाँ से रिपीट हो गया है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी का अध्ययन भूविज्ञान के रूप में किया जाता है। तो इसको भी आप रखिएगा अपने पास। ठीक, नेक्स्ट लिखा गया है कि ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिसे पिघले हुए पदार्थ होता है वो अचानक बाहर निकलते हैं। तो सही बात है, ज्वालामुखी जब होता है, देखिए ये ज्वालामुखी जब होता है तो नीचे से क्या हुआ, पिघले हुआ मैग्मा निकलता है और यही आपका ठंडा होकर लावा के रूप ले लेता है। ठीक है, तो नीचे से जब निकलेगा तो मैग्मा होता है और बाहर आते ही उसको लावा हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि वह भूप्रपट्टी जहाँ भूकंप उत्पन्न या कंपन शून्य होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र होता है। यहाँ होना चाहिए केंद्र होता है। ठीक है, इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा। यानी कि कहने का मतलब जहाँ से भूकंप स्टार्टिंग होता है इसी को उद्गम केंद्र बोलते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह के उनके निकट स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे। देखिए जब यहाँ से आपका निकल रहा है, ठीक है, ज्वालामुखी निकल रहा है तो इसको उद्गम केंद्र बोलेंगे। लेकिन जो पृथ्वी के सतह के पास से कहीं ना कहीं उसके मुंह होगा निकलने के लिए तो उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ से पृथ्वी के सतह के उसका मुंह बनेगा निकलेगा लावा वहाँ से, उसी को बोलते हैं अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे वाला को उद्गम केंद्र बोलते हैं। दिया गया है कि अधिकेंद्र से कंपन जो होता है बाहर की ओर तरंगे के रूप में गमन करती है। अब देखिए यहाँ से जब निकलेगा तो ये कंपन के रूप में बाहर की तरह ऐसे ऐसे करके आपका बाहर की तरह तरंग निकलना चालू हो जाता है। देन उसके बाद दिया गया यहाँ से देखिएगा कि अधिगम केंद्र के निकट भाग में बहुत हानि होती है और अधिगम केंद्र के दूर में जाइएगा तो कंपन के धीरे धीरे तीव्रता कम हो जाएगा। सिंपल बात है, जब यहाँ से निकल रहा है मैग्मा तो ये जो नज़दीक जो सतह वाला होता है अधिगम केंद्र, तो यहाँ पर जाते हानि करेगा क्योंकि यहाँ से मैग्मा फर्स्ट टाइम निकलेगा, प्राइमरी उसको बोलते हैं, तो ज़्यादा हानि करेगा। और धीरे धीरे ये फैलेगा बाहर की तरह, तो यहाँ देखिएगा उसका जो गति होता है धीमी हो जाता है, तो ज़्यादा करके वो हानि नहीं पहुँचाएगा। फिर दिया गया है कि भूकंपीय तरंग सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। एकदम सही बात है। देखिए अब यहाँ से फैलेगा तो ये बाहर की ओर ही होगा, सिंपल बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया गया है, अब आपसे कोई पूछ देगा, जैसे ये भूकंप तरंग हम लोग देख रहे थे कि बाहर की ओर होता है, बाहर जब जितने बाहर फेंकेगा उसका जो तीव्रता धीमी हो जाता है, तो आपसे कोई पूछ देता है कि कितने टाइप के तरंग होता है? 3 टाइप के होता है। एक पी होता है, एक एस होता है और एक एल होता है। पी फॉर प्राइमरी होता है, एस फॉर सेकेंडरी होता है, एल फॉर लव होता है। देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है, जो पी तरंग उत्पन्न होती है अनुदैर्घ्य होती है, एस तरंग जो होती है अनुप्रस्थ होती है और एल तरंग उत्पन्न जो होती है वो पृष्ठीय तरंग होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। उसी तरह क्वेश्चन इससे रिलेट मैं कर दिया हूँ कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार के अनुप्रस्थ होता है, जिस तरह से सेकेंडरी होता है उसी तरह ये भी अनुप्रस्थ होता है। लेकिन ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य होता है, जो पी तरंग होता है उसी के जैसा होता है।
ठीक है। यहाँ से जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, शुरू से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसको स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं। तो छोड़िए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे भूकंप से रिलेटेड। तो दिया गया है कि स्थल मंडलीय प्लेट के गति के करने पर पृथ्वी के सतह पर कंपन होती है। एकदम सही बात है, मैं बता चुका हूँ कि जब वो प्लेट गति करता रहता है तभी वो कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, उसको भूकंप कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्लेट है वो चलेगा, एक दूसरे में टकराएगा तो ही कंपन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भूकंप में पृथ्वी का कंपन होता है। सही बात है। देन उसके बाद दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता जो होता है रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। अब भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसको भूकंप लेखी बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। तीव्रता बोलेगा तो रिक्टर स्केल पे, और जो यंत्र है उसको भूकंप लेखी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया गया है कि भूकंप की तीव्रता जो 6 या 7 से अधिक हो तो सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। ठीक है, जो भुज में आया था और सबको तबाह कर दिया था, तो 6.9 आया था, इसीलिए यानी कि सबसे शक्तिशाली आया था। यहाँ से देखिएगा, जब भूकंप की तीव्रता 5 हो तो वस्तु क्या होता है ना, घर में देखिएगा वस्तु या आपका खिड़की वगैरह पर वस्तु रहता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है, 5 आएगा तो। और 2 आता है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि ना के बराबर। भूकंपीय के 3 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन, जो हम लोग देखें, यह 3 तरंग होता है। एक पी होता है, एस होता है और एल तरंग होता है। ठीक है, और हम लोग देखे हुए थे, यहाँ से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया कि 26 जनवरी 2001 को भुज, जो कि गुजरात में जगह है, रिक्टर स्केल पर मापा गया था 6.9, जो कि मैं बताती हूँ। ठीक है, भीषण भूकंप करके आया हुआ था। दिया गया है कि पृथ्वी की सतह पर सेल के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है कि भूकंप, नेक्स्ट यहाँ से दिया गया है कि भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन बोलते हैं। यानी कि ये बोल रहा है ना कि ये जो जल के द्वारा, पवन के द्वारा, हिम के द्वारा, यानी कि ग्लेशियर के द्वारा जब पत्थर वगैरह या जमीन या मिट्टी जब घिसना चालू का होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल के द्वारा ही जाता है, पवन के द्वारा जाता है और ग्लेशियर के द्वारा जाता है, उसी को तो अपरदन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखेंगे। जब अपरदन जान गए तो नदी के जल से कौन कौन से दृश्य बनते हैं, ये सारे पॉइंट इसमें हम लोग समझेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये चैप्टर अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, दिया गया है कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। एकदम सही बात है। अभी तो हम लोग देखे, नदी के जल दिया गया है, ग्लेशियर से, पवन से भी अपरदन होता है। बोल रहा है कि जब नदी किसी खरे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खरे ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे जलप्रपात बोलते हैं। देखिएगा, नदी जो आती है, ऊपर जो पहाड़ रहता है, पर्वत रहता है, यहाँ से आना शुरू करती है और यहाँ से ढाल वाले डायरेक्ट नीचे गिरती है। लेकिन ये पत्थर, ठीक है, जल्दी नहीं काट पाती है और नीचे आके गिरती है, उसी को जलप्रपात बोलते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जलप्रपात जो हो गया, 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा बुक से अलग। एक तो बुक में दे दिया गया है कि विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे, जब वेनेजुएला का एंजल बता सकते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एक और दे दिया गया है कि नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा यूएसए के सीमा पर स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात एरी झील और ओंटारियो झील में स्थित है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आपके बुक में नहीं दिया गया है।
है। ठीक है, एक और मिलेगा आपके बुक में, अफ्रीका, जाम्बिया और जिम्बाब्वे सीमा पर जाइएगा बॉर्डर पे, तो वहाँ पे एक विक्टोरिया जलप्रपात मिलेगा। तो ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। एशिया में सबसे पहले जल विद्युत गृह कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी आपके बुक में नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा डाल दिया गया। एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, और एलिफेंटा गुफा कोई पूछेगा तो महाराष्ट्र में है, ये भी एक्स्ट्रा डाला गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। दिया गया है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये आगे आपके बुक के कंटेंट, ध्यान दीजिएगा। जब नदी ऊपर से तो जलप्रपात बन के आ गया, लेकिन वहाँ से जब क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, और इन्हीं नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब ऊपर से तो जलप्रपात बन के यहाँ से नदी गिर गया, जब ये मैदान में आती है, ये सारा मैदान हो गया, तो देखिएगा ज़मीन के अकॉर्डिंग वो घूम घूम के नदी चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी को विसर्प बोलते हैं, यानी कि विसर्प यानी कि सांप के आकार के। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार क्या होता है, अपरदन और निक्षेपण होना शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है कि ऊपर से जब कचरा लेके आएगा, गिट्टी लेके आएगा, बालू लेके आएगा, महीन मिट्टी लेके आएगा, तो अपरदन और निक्षेपण तो होगा। दिन उसके बाद दिया गया है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील बोलते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये जो नदी आ रहा है तो ऐसे करके जा रहा था, ठीक है, सांप के आकार के, लेकिन कभी कभी देखिएगा पानी जो तेजी होती है तो ये काट के और सीधे चलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो ऊपर वाला लाइनिंग बचा है, इसी को बोलते हैं चाप झील। देखिए, चाप की जैसा है। वहीं दिया गया है कि कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के कारण नदी के तट निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी, मैं बोला था, और अन्य पदार्थ में हो जाएगा बालू गिट्टी वगैरह का निक्षेपण करती है, और ऐसी मिट्टी तथा पदार्थों को अवसाद कहते हैं, और इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित खंड तटों का तटबंध कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, जब नदी अपने साथ महीन मिट्टी और उसके साथ बहुत सारा अवसाद वगैरह लेके आता है, तो यहाँ पर अपना विसर्जित करना चालू कर देता है, और जैसे ही विसर्जित करना चालू कर देता है तो इसी से मैदान बनता है, उपजाऊ मैदान बनता है। ठीक है, और यही दिया गया है कि नदी जब यहाँ मिट्टी छोड़ेगा और बीच में पानी लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक वो तटबंध के रूप में ले लेता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाती है। सिंपल बात है, यहाँ से जब जाएगा, ऊपर जलप्रपात आ गया, ये अब मैदान की ओर से होकर जाएगा तो कितना दूर जाएगा स्पीड में, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसलिए धीमी हो जाती है। तो सुनिएगा, सब चीज़ दिया गया है कि धीमी हो जाती है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको वितरिका कहते हैं। बोल रहा है कि यहाँ से जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर गया तो देखिए ये सांप के आकार के जा रहा है, लेकिन यही नदी होता है विभिन्न भागों में यहीं से बट जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका प्रवाह जो है धीमी हो जाती है, और ये जो बट जाती है इसी को वितरिका बोलते हैं। ये नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मालवे का निक्षेपण करने लगती है, और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। कहने का मतलब सिंपल बात है कि जब नदी जलप्रपात ऊपर से आता है बनाते हुए तो एक मैदान में प्रवेश करता है, तो ऐसे विसर्प के द्वारा जाता है, ये काट देता है तो चांप बन जाता है, और ये अनेक भागों में जब बट जाता है तो वितरिका का निर्माण करता है। अब ये जो महीन मिट्टी लेके आता है, कचरा अवसाद वगैरह, तो अपने अपने भागों में लेके जाता है और वहीं पे जाके रोकता है कहीं ना कहीं। तो वहाँ जब वो क्या करता है, कचरा को समझ जाइए कि एक लेखा से छोड़ देता है यहाँ से वहाँ तक, तो वो आपका डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये सारे था जो जल के द्वारा आकृति
था। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे समुद्र तरंग के द्वारा कौन कौन से आकृति बनता है। ठीक है, तो अच्छा से देखते चलेंगे। दिया गया है कि समुद्री तरंग के अपवर्तन का निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। मतलब समुद्री तरंग से जब अपवर्तन और निक्षेपण होता है तो इससे बनता है तटीय स्थलाकृति बनता है। इस चीज़ याद रखिएगा, किसके द्वारा? अपवर्तन निक्षेपण, लेकिन समुद्र के तरंग से। समुद्री तरंग लगातार सैलों पर टकराती है, एकदम सही बात है, जिससे दरार विकसित होती है और समय के साथ क्या होता है, बड़ी और चौड़ी होती है, उसको समुद्री गुफा कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, समझ लीजिए कि ये आपका समुद्र है। ठीक है, और किनारे किनारे आपका जो भी है किनारे होता है, तो पानी बार बार इस पर टक्कर मारेगी तो इसमें समुद्री गुफा के जैसा आपका धीरे 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 बनाते जाएगी, तो ऐसे समुद्री गुफा बन जाता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है ना, मोटी और चौड़ी होती जाती है क्षेत्र, और उसी से गुफा का निर्माण हो जाता है। उसके बाद दिया गया है, यहाँ से देखेंगे कि इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनके केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हुए थे कि समुद्री गुफा कैसे होता है, बार बार उस पर तरंग जो होता है चोट मारता है, और चोट मारने से उसमें दरारें पैदा होती है, और उसके बाद गुफा के निर्माण धीरे धीरे करना स्टार्ट कर लेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा कि गुफा का निर्माण कर लेगा तो तरंग उस पर चोट मारना छोड़ देगा। वो क्या करेगा, बार बार उस पर चोट मारेगा, और चोट मारते मारते उसको और जो उसका मुंह होता है मोटा कर देता है, और सिर्फ देखिएगा छत के जैसा बच जाता है। जैसे ये देखिए इस टाइप के होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं तटीय मेहराब बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक, अब नेक्स्ट दिया गया यहाँ से, लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है। ठीक है, बार बार अपवर्तन करेगा, इस पर चोट मारेगा तो एक बार क्या होता है, छत को भी तोड़ देता है। और छत को तोड़ने के बाद केवल आप देख सकते हैं, जब यहाँ से ये तोड़ देगा तो सिर्फ आपके सामने क्या बच जाएगा, केवल दीवार बचती है। ठीक है, दीवार जैसे कि आकृति में दिखाया गया था। देखिए मैं यहाँ से आप लोग को बता रहा हूँ, इस टाइप के सिर्फ बच जाएगी। ऊपर के ये जो होता है ना आपका तरंग उड़ा देता है, तो उससे क्या बनता है, स्टैक बनता है। ठीक है, स्टैक याद रखिएगा। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। ठीक है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, उसे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। समझिए, ये दोनों पॉइंट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरू से एक बार बता देता हूँ, अच्छा से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए समुद्र वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। समझ जाइए कि ये तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि समुद्र तरंग से अपवर्तन और निक्षेपण से स्थलाकृति बनती है, तो बार बार टकराव जब करेगी तो समझिए ये ऐसे करके एक गुफा बन गया। ठीक है, ऐसे करके एक गुफा बना दिया समुद्री। ठीक है, देखिए ये गुफा के जैसा दिख रहा है, लेकिन बार बार अटैक करते करते तो ये आपका ऐसे मेहराब की तरह बना देता है। ठीक है, एक बड़ा सा मेहराब की तरह। फिर इस पे अटैक करेगा तो क्या करेगा, अटैक करते करते तो ये बगल के उड़ जाएगा और आपके पास सिर्फ ऐसे करके बच जाएगा। ठीक है, तो इसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। समुद्री भृगु क्या कहता है, तो ये जो काटता है तो कहीं ना कहीं आपको ले जाके रख देता है। तो समुद्र में जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या करता है ना, समुद्र में कहीं ना कहीं लिया जाकर जमा कर देता है, तो उसको बोलते हैं। जैसे ये समुद्र चल रहा है तो इसी में कहीं ले जाकर ऐसे समुद्र में इकट्ठा कर देगा, ऐसे समुद्र तो चलते रहेगा। यहाँ पे एक ज़मीन बना देगा तो ये बना देगा। एक होता है कि यहाँ कचरा को सारे को उठा के आ समुद्र के किनारे ले जाके छोड़ देता है। जैसे ही ये समुद्र समझिए कि चल रहा है और किनारे ले जाके छोड़ देगा, तो देखिए ऐसे ज़मीन बना देगा पूरे मिट्टी से, तो ये सब बीच बन जाता है। तो उसको हम लोग समुद्री पुलिन बोल सकते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं और हिमनद यानी कि ग्लेशियर क्या कहानी बनाता है, इस सारे चीज़ को यहाँ से समझ लेंगे। देखिए ग्लेशियर क्या करता है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है, सही बात है। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टान से गुलास्मी मिट्टी, याद रखिएगा गुलास्मी मिट्टी पत्थरों को अपरदित कर देती है। एकदम सही बात है। ये जो होता है ना हिमानी यानी कि ग्लेशियर, वो क्या करता है कि जब चलती है तो कठोर जो चट्टान होता है धीरे धीरे महीन वो रगड़ता है। ऐसे रगड़ते रगड़ते मिट्टी वहाँ से क्या करता है, अपरदित करना चालू कर देता है और गुलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों का भूदृश्य अपरदन करती है। अब धीरे धीरे क्या करता है, अपरदन करना चालू कर देती है और हिमनद गहरे गर्त का निर्माण करती है। एकदम सही बात है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बनाते हैं। याद रखिएगा, जब ये हिमनद के द्वारा ग्लेशियर के द्वारा गर्त बनता है और गर्त में फिर पानी जब भर जाता है उससे क्या बनता है, एक सुंदर सा झील बनता है। ग्लेशियर के द्वारा लाए गए आपका पदार्थ जैसे छोटे छोटे शैल हो गया, यानी कि वहीं मैं उसी समय से बोल रहा कि शैल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, रेत हो जाएगा, तलछट जैसे मिट्टी वगैरह हो जाएगा। ये जो क्या करता है, निक्षेपित हिमनद हिमोट का निर्माण करती है। यानी कि कहीं ना कहीं से वो छोटे छोटे शैल वगैरह, पत्थर, बालू, ये सब रेत वगैरह तलछट लेके आता है और ये कहता है तो निक्षेपित आपका हिमनद हिमोद का निर्माण करता है। अब यहाँ से देखेंगे कि पवन के द्वारा कौन कौन से कार्य और पवन के द्वारा कैसे कैसे स्थलाकृत बनता है। दिया गया है कि रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण, याद रखिएगा रेगिस्तान में पवन बोल रहा है कि अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। सही बात है। अपरदन निक्षेपण जो होता है रेगिस्तान में उसका कारण पवन होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार, छाता के आकार के शैल देख सकते हैं। सही बात है, जिन्हें समांतर छत्रक शैल कहते हैं। ये कैसा बनता है, तो पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से क्या करती है, काटती है और इसलिए ऐसे शैल के जो आधार संकीर्ण एवं शीर्ष वितरित होती है। मतलब कहने का मतलब यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो रेगिस्तान में अब चलता है और ऐसे समझिए एक जगह कैसे इस तरह से कोई बना हुआ है, ठीक है, ध्यान में दीजिएगा। जब पवन चलेगा ना तो उस समय देखिए होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर के अलावा ये नीचे के काटना चालू कर देती है, ठीक है, ऐसे काटना चालू कर देगी और चालू कर देगी तो देखिए ऊपर छत्र के साथ मतलब जैसे ये है, तो याद रखिएगा यही मुझे बताने का मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों यहाँ से समझेंगे क्या चीज़ दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया कि पवन चलने पर यह अपने साथ रेत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाती है। सिंपल बात है, जब यहाँ से काट रहा है तो कहीं ना कहीं ले जाकर इसको दूसरी जगह पहुँचाएगा। जब पवन का बहाव रुकता है तो रेत कहीं ना कहीं क्या करता है, गिरती है और छोटी पहाड़ी बनाती है। मतलब जब पवन उड़ रहा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब गिरेगा तो छोटी एक पहाड़ी के जैसा बनाएगा, उसी को बालू की टिप्पा बोला जाता है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं वो बना लेगा, उड़ते रहेगा और जब उड़ेगा ना उड़ते उड़ते और जब वो बंद होगा तो इस तरह से कहीं ले जाकर बालू गिरा देता है, तो समझिए कि एक पहाड़ के जैसा वो बलुआ से बना लेता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यहाँ दिया गया है कि जब बालू कण महीने में हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होता है उसको लोएस बोलते हैं। सिंपल बात है, तो लोएस देखना है तो चीन में विशाल एक लोएस है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। कहने का मतलब देखिए ये बालू ही बालू है, लेकिन कभी कभी क्या होता है तो यहाँ से उठा के बालू और ले जाके यहाँ रख देता है, तो यहाँ ज़मीन जो बच जाता है पूरे ज़मीन और गड्ढा के जैसा, उसी को लोएस बोलते हैं। एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
इसमें जो दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।